नमस्कार विद्यार्थियों, कल हमने लेसन नंबर 4 पढ़ा था और कल हमारा लेसन आधा हो चुका है। आज अपने लेसन नंबर 4 को करेंगे कंप्लीट। कल पढ़ा था हमने किस तरह भारतीय मजदूरों को एग्रीमेंट के तहत बाहरी देशों में अंग्रेज़ों द्वारा उनको मजदूर के रूप में वो लेकर जाते और फिर उनकी क्या क्या बुरी हालात होते हैं उनके बारे में पढ़ा हमने कल। चलिए पढ़ते हैं आज। भारतीय प्रेरित श्रमिकों के प्रवास का कारण, मतलब इंडियन जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, वो बाहर के ओर या बाहर के प्रवास की ओर क्यों गए? तो कारण क्या है? अधिकांश जो मजदूर थे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये उत्तर है भैया, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य भारत और तमिलनाडु के वर्तमान क्षेत्रों से आया था। और भारत के इन क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तनों अनुभव हुआ, जैसे कुटीर उद्योग गिरावट आ गई, भूमि की क्रय वृद्धि हुई और खानों और वृक्षारोपणों पर भूमि को मंजूरी दी गई। तो इस तरह क्या कुछ बदलाव हो रहे थे। उन्हीं बदलावों के कारण क्या है, मजदूर लोग बाहर की ओर। इसके अलावा 19वीं शताब्दी में इंडो टियर को गुलामी की नई प्रणाली के रूप में वर्णन किया गया और होसे त्रिनिदाद में दंगाई कॉर्नवल सभी जातियों धर्मों के लोग उसमें शामिल होते थे। विद्यार्थियों, इस पाठ के एंड में अपने कठिन वर्डों को मैं आपको पूरा उनको समझाऊंगा, उनको लिखा हुआ। विदेशों में भारतीय उद्यमी। अब बाहरी देशों में किस प्रकार से भारतीय उद्योगपतियों ने अपना नाम कमाया, नाम जमाया, पढ़ते हैं। भारत के नामी बैंकर और व्यवसायों में व्यक्ति हैं शिकारपुरी श्रॉफ और नट्टी कोट्टई चट्टियार। इनका नाम आता है उस जमाने में शिकारपुरी का और नट्टू कोट्टई का। वे दक्षिणी और केंद्रीय एशिया में कृषि से जो वस्तुएं बनती थी उनके निर्यात में पैसा लगाया करते थे और भारत में और विश्व के विभिन्न भागों में पैसा भेजने के लिए उनका अपना ही एक सिस्टम हुआ करता। मतलब इनके माध्यम से लोग अपने देश तक रुपया भेजा करते थे। आप इन्हें आज के गूगल पे या फ़ोन पे की तरह मान लीजिए। मतलब इनके पास रुपये जमा कराओ और जहां आपको चाहिए पैसा, वहां आपको पैसा मिल जाएगा। भारत के व्यवसायियों में महाजन उपनिवेशी शासकों के साथ अफ्रीका भी पहुंच गए थे। यहाँ एक शहर का नाम आता है कि वहाँ के सिंधी व्यवसायी तो यूरोपीय उद्यमियों से आगे थे। हैदराबाद के 1860 के दशक तक आते उन्होंने पूरी महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर अपना कब्जा बना लिया था। अब आती है बात भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था। भारत से निकलने वाला उम्दा कॉटन कपड़ों और वर्षों से यूरोप निर्यात होता रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक क्रांति के बाद स्थानीय उत्पादकों ने ब्रिटिश सरकार को भारत से आने वाले कॉटन कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के बाध्य किया। इससे ब्रिटेन में बने कपड़े भारत के बाज़ारों में आ रहे थे, लेकिन भारत से बाहर कपड़ा बहुत ही कम जा रहा था। यहाँ तक बात करें 1870 की, वहाँ आते आते कितना हो गया, मात्र 3%। मतलब 3% व्यापार ही था भारतीय कपड़े का यूरोप में। लेकिन देखते हैं 1872 तक कच्चा माल भी, देखो बना हुआ माल कम हो रहा है और वह कच्चा माल वो लगातार बढ़ रहा है। उस ध्यान पड़ता है कि इंग्लैंड के व्यापारी भारतीय कच्चा माल तो ले रहे थे, लेकिन भारत से तैयार माल वो खरीद नहीं रहे थे। इस दौरान निर्यात के सामानों में नील में बढ़ोतरी, मतलब अब इंडिया से नील अधिक जा रहा था यूरोपीय देशों में। क्योंकि जानते हो कि नील की खेती जिस इलाके में होती है, फिर उस इलाके में अन्य कोई भी फसल नहीं हो सकती। इसीलिए क्या है, यूरोपीय लोग नील की खेती करने से डरते थे। इसीलिए भारतीय जो खेतों में नील की खेती को बढ़ावा दिया गया। भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला सामान एक और था, वो था अफीम। अफीम क्यों था? क्योंकि अफीम की मुख्य जो डिमांड थी वो चाइना में थी, और जानते हो चाइना पर भी ब्रिटेन कब्जा करना चाहता था। भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल और अनाज का निर्यात बढ़ने लगा और ब्रिटेन से तैयार माल का आयात बढ़ने लगा। इससे एक समय ऐसी कंडीशन आ गई जब ट्रेड सरप्लस ब्रिटेन के पक्ष में हो गया। मतलब अब यहाँ पर जो व्यापार है वो ब्रिटेन को फ़ायदा अधिक कर रहा है और भारतीय जो उद्योगपति है उनको फ़ायदा कम कर रहा था। भारत के बाजार जो आमदनी होती है उसका इस्तेमाल ब्रिटेन अपने दूसरे उपनिवेशों पर ध्यान रखने में किया करता था। भारत में रहने वाले ऑफिसर को होम चार्ज देने के लिए करता था। मतलब होम चार्ज क्या है, मतलब जो भी अंग्रेज अफसर भारत में आता अपने पोस्ट पर, और उसकी सैलरी अंग्रेज सरकार नहीं बल्कि भारत के अंदर कमाई हो रही थी
वहीं से उस अधिकारी को सैलरी दी जाती थी। भारत के बाहरी कर्ज जंग भरपाई और रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर, मतलब यहाँ जो भारत में आए थे ऑफिसर, जो बाद में क्या रिटायर हो गए, उनका पेंशन भी, उनका जो पेंशन होती है रिटायर होने के बाद, वह भी भारतीय कमाई से उनको दी जाती थी। तो ये था होम चार्ज। द इंटरवॉर इकोनॉमिक ये क्या है? प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया। इस समय दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता ने युद्ध को दयनीय युद्ध में चेंज कर दिया। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद दो पावर ब्लॉक के बीच में आप अपने बात कर चुके पहले ही कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में लड़ा गया था। तो यहीं वो सेम बात हो रही है कि दो मुख्य पावर के बीच में युद्ध क्या है, लड़ा गया था। ये तो नहीं है, ये दो है, दो। इसमें एक और थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका, एक और थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन और तुर्की। ये 1914 से 1918 तक चला था। 1914 से 1918 तक चला था। और युद्ध के बाद की, युद्ध के समय की अर्थव्यवस्था की करते बात, पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को झकझोर दिया, मतलब दुनिया को बता दिया युद्ध कितना हानिकारक होता है। क्योंकि युद्ध में लगभग 90 लाख लोग उसमें मारे गए और 2 करोड़ के आसपास में घायल हो गए। मरने वाले या अपाहिज होने वालों में अधिकतर उस उम्र के थे जो व्यक्ति कार्यशील होते, मतलब 15 to 64, मतलब अधिकतर कौन थे? जवान लोग ही युद्ध में घायल हुए थे या मारे गए थे। इससे यूरोप में सक्षम शरीर वाले लोगों में क्या कमी आई, क्योंकि अधिकतर क्या हो गए, विकलांग हो गए, टूटे भांगे हो गए। तो उससे क्या हुआ, अब यूरोप में काम करने वाले व्यक्ति कम हो गए, परिवार में संख्या जो कमाने वालों की थी वो कम हो गई। इससे आमदनी घटी बढ़ी, घटेगी। अधिकतर पुरुषों को युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा, इसलिए महिलाओं को काम करना पड़ा। इसी युद्ध के बाद ही महिलाओं को घर से बाहर निकलकर काम करने की आज़ादी मिली थी। इस युद्ध में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच के संबंध टूट गए। ब्रिटेन को युद्ध के खर्चे उठाने के लिए अमेरिका से कर्जा लेना पड़ा और इस तरह इस युद्ध के बाद अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय साहूकार बन गया। आपसे पूछ ले, विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय साहूकार बन गया? वो कंट्री कौन थी? अमेरिका। अब विदेश सरकारों ने और लोगों की अमेरिका में संपत्ति तुलना में अमेरिकी सरकार उसके नागरिकों को विदेश में क्या थी, अधिक संपत्ति हो गई थी। मतलब यहाँ बात ये हो रही है कि पहले जहाँ अमेरिका के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी, पर वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, अमेरिका को बहुत फ़ायदा हुआ कि अमेरिका की अब संपत्ति प्रत्येक देश में हो गई, क्योंकि प्रत्येक देश ने कर्जा लिया अमेरिका से और बदले में उसको कुछ न कुछ ज़मीन या उसके कागजात इत्यादि उसको उपलब्ध करवाए थे। युद्ध के बाद सुधार, ब्रिटेन युद्ध में व्यवस्था तो जापान और भारत में उद्योग का विकास हुआ। युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना दबदबा कायम रखने में क्या हुई, परेशानी हुई। साथ ही ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान को टक्कर देने में असक्षम था। युद्ध के बाद अमेरिका के कर्जे में दब गया था ब्रिटेन। युद्ध के समय ब्रिटेन जिस चीज़ मांग तेजी आई उससे वहाँ की अर्थव्यवस्था फूल रही थी, लेकिन युद्ध के समाप्ति के बाद उन सभी वस्तुओं की मांग में क्या हुई, गिरावट हुई। यहाँ तक कि ब्रिटेन के 20% कामगारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। युद्ध के पहले यूरोप में गेहूं का मुख्य निर्यातक था। युद्ध के बाद क्या हुआ, युद्ध के बाद कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया गेहूं के मुख्य निर्यातक देश बने। मतलब अब क्या हुआ, जहाँ युद्ध से पहले यूरोप में या ब्रिटेन में बात करें कि वहाँ कणक बहुत हुआ करती थी, लेकिन युद्ध के बाद क्या हुआ, ब्रिटेन अब कणक या गेहूं बाहर से मंगवाने पर मजबूर हो गया। और फ़ायदा मिला किसको, अमेरिका को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को। जैसे युद्ध समाप्त हुआ पूरे यूरोप में फिर से गेहूं की सप्लाई आरंभ होगी। इस कारण बाजार में जब गेहूं अधिक आई तो कीमतों में गिरावट आई। अब देखो यहाँ फिर घटा हो रहा है। पहले जहाँ ब्रिटेन के किसानों को फायदा हुआ क्योंकि वहाँ कणक की मांग बढ़ चुकी थी तो वो मन मर्जी के भाव ले रहे थे। जैसे ही बाहरी देशों से कणकें आना आरंभ हुई, वहाँ के किसानों की कणक थी उसके लोगों ने पूछना ही बंद कर दिया। अब बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की शुरुआत। अमेरिका की अर्थव्यवस्था युद्ध के बाद सुधार हुआ। 1920 के दशक के बाद अमेरिका अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान बन गया। फोर्ड मोटर के संस्थापक
देखो आपका प्रश्न बनता है, फोर्ड मोटर के संस्थापक कौन थे? हेनरी फोर्ड थे। इन्हें मॉस प्रोडक्शन के जनक मानते हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाया, इसलिए उन्होंने खर्चे करने के ज़्यादा पैसे थे, इसलिए उन्होंने विभिन्न उत्पादों की मांग में तेजी लाई। कार का उत्पादन देखो, आप जानते हो फोर्ड कंपनी के साधन आते हैं, तो 1919 में 20 लाख से बढ़कर 1950 लाख हो गया। मतलब 1929 में फोर्ड कंपनी हर साल 50 लाख कारें बनाया करती थी। इस तरह बजाजी सामानों से फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, इनकी मांग बढ़ी। अमेरिका में घरों की मांग बढ़ी। अब अमेरिका में क्या हुआ कि लोग किस्तों पर घर लेने लग गए। देखो आप, उस ज़माने के अंदर भी लोग किस्तों में घर लिया करते थे। इस तरह अमेरिका अर्थव्यवस्था में खुशहाल हो गया। 1923 ने अमेरिका ने दुनिया के अन्य हिस्सों को पूंजी दी और सबसे बड़ा वो क्या बन गया? साहूकार बन गया। इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने का मौका मिला और पूरी दुनिया का व्यापार 6 वर्षों तक यूं ही बढ़ता रहा। अब एक आती संस्था ब्रेटन वुड्स संस्था बाहर के घाटों से निपटने के लिए जुलाई 1944 में, कब? जुलाई 1944 में कौन सा शहर है? न्यू हैम्पशायर। कहाँ पर है? अमेरिका में। यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ कि इसमें ये हुआ कि युद्ध के बाद क्या होगा। तो युद्ध के बाद क्या हुआ? तो युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना की गई। और पिछले युद्ध में अब यहाँ पिछला युद्ध कौन सा है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। युद्ध अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली को ब्रेटन वुड्स सिस्टम के रूप में विकसित किया गया। यह प्रणाली निश्चित विनिमय दरों पर आधारित है। मतलब ये कुछ ब्याज पर अन्य देशों को कर्जा दिया करती थी। IMF का परिणाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। और विश्व बैंक को ब्रिटेन वुड्स ट्विन्स के रूप में जानते हैं। मतलब यहाँ पर बनता है ब्रिटेन वुड्स ट्विन किन्हें कहते हैं? IMF को और विश्व बैंक को कहते हैं। USA के प्रमुख IMF और विश्व बैंक पर वीटो का अधिकार है। अब विश्वव्यापी मंदी। अब पूरे वर्ल्ड में मंदी क्यों आई? पूरे विश्व में मंदी क्यों आई? गरीबी क्यों आई? तो 1920 के बाद कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन एक अहम समस्या बन गई, क्योंकि उत्पादन अधिक हो रहा था लेकिन डिमांड कम थी। इससे कीमतें गिर रही थी। तो किसानों इसकी भरपाई के लिए अत्यधिक सप्लाई, इसकी भरपाई के लिए अधिक उत्पादन करना आरंभ कर दे। लेकिन इसके कारण क्या? बाजार में वस्तुओं की बाढ़ आ गई, कीमतें गिर गई, खरीदारी कमी कारण कृषि उत्पाद बाजार में सड़ने लग गए। आर्थिक मंदी और भारत। तो आर्थिक मंदी से भारत की जो इकोनॉमिकल है उस पर असर पड़ा। 1928 से 34 के बीच भारत का आयात और निर्यात घटकर आधा हो गया और बाजार में गेहूं की कीमतें कितनी होगी? 50% से नीचे आ गई। कृषि उत्पादों की घटती कीमतों के बावजूद सरकार किसानों से पहले की तरह लगान ले रही थी। इससे किसानों का हालत क्या होगी? खराब होगी। देखो, किसानों की कमाई वैसे कम हो रही थी, लेकिन सरकार ने क्या किया? टैक्स को कम नहीं किया। इससे क्या हुआ? किसानों में गरीबी अधिक हो गई। कई किसानों को जमा पूंजी निकालनी पड़ी, ज़मीनें बेचनी पड़ी, जेवर बेचने पड़े। इस तरह भारत महंगी वस्तुओं का निर्यातक बन गया। कीमतें घटने के कारण लोग शहरों में रहने वालों को जीवन में पहले आसान हो गया था। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के दबाव के कारण उद्योगों को संरक्षण मिला। इससे उद्योग में निवेश हुआ। अब युद्ध के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर पहले की तुलना में बिल्कुल अलग था। इस युद्ध में आम नागरिक अधिक मारे गए और कई शहर तो पूरे के पूरे शहर क्या एंड हो गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंडीशन में सुधार की बातें करें तो 2 बातें मुख्य रूप से आती हैं। पहला, सोवियत यूनियन का एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से विश्व शक्ति के रूप में चेंज होना। और दूसरा क्या है? पश्चिम में अमेरिका के रूप में एक बहुत बड़े आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक देश का उदय होना। तो विश्व के नेताओं की मीटिंग हुई जिसमें युद्ध के बाद सुधारों पर चर्चा की गई। तो यहाँ पर 2 प्रकार के सुधारों की बात बोली गई। पहला, औद्योगिक देशों में आर्थिक संतुलन लाना और सभी को रोजगार दिलवाना। दूसरा,
पूंजी, सामान और कामगारों के प्रवाह पर बाहरी दुनिया से कंट्रोल रखना। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप काम के बहाने एक कंट्री के सारे लोग एक कंट्री में चले जाएं, उससे क्या होगा, उस एक कंट्री पे क्या है, बाहर बढ़ सकता है। अब नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश 1950 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को कोई लाभ नहीं हुआ। NIEO नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर, उन्होंने खुद का एक समूह बनाया। नाम क्या दिया? नाम दिया 77 या G77 समूह। एक ऐसा प्रणाली थी जो अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक विकास, सहायता, कच्चे माल के जरिए उचित मूल्य और विकसित देशों के बाजार में उनके सामान के लिए बेहतर पहुंच पर कंट्रोल कर रही थी। अब करते हैं बात चीन में आर्थिक नीतियां। चीन में क्या थी? मजदूरी बहुत कम थी और चीन कम लागत में अच्छी वस्तुएं बनाया करता, जो क्या है, सस्ती हुआ करती थी। चीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए निवेश का स्थान बन गया और चीन के अंदर नई आर्थिक नीतियाँ आई, तो उससे क्या है, वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक विकसित हुई। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या होती है? वह कंपनियाँ जो क्या है, एक से अधिक देशों में व्यापार करती है, उन्हें बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। MNC का विश्व व्यापार प्रसार में 1950 और 60 में दुनिया भर में अमेरिकी व्यापार का प्रसार हुआ। विभिन्न सरकारों द्वारा लगाए गए उच्च आयात शुल्क ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निर्माण इकाई लगाने के लिए मजबूर किया। अब इस पाठ का निष्कर्ष क्या है? पिछले 20 सालों में बात करें, दुनिया की अर्थव्यवस्था चेंज हो रही है। भारत और ब्राज़ील जैसे देशों ने तेज़ी से आर्थिक विकास किया है। चलिए करते हैं इस पाठ के मुख्य बातें। दोबारा से इस पाठ को करते हैं स्पीडली रीडिंग। सिल्क मार्ग क्या होता है? रेशम मार्ग क्या होता है? सिल्क रूट क्या होता है? ये मार्ग एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ने वाला मार्ग है। ये मार्ग ज़मीन और समुद्री मार्ग को जोड़ता है। कानला, एक कोरनला, एक कानला नहीं है, कोरनला है। कोरनला कानून, यह कानून जिसके सहारे सरकार ने मक्के के बाहर से आने पर पाबंदी लगाई थी, ताकि देश के किसानों को मक्के का बढ़िया भाव मिल सके। रेडर पेस्ट प्लेग, ये क्या है? ये बीमारी थी जो यूरोप के लोग अफ्रीका महाद्वीप में लाए थे यहाँ के मवेशियों को समाप्त करने के लिए। ये 1890 के टाइम बहुत फैली। ब्रेटन वुड्स, ये USA में एक होटल का नाम है जिसे दूसरे विश्व के बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन को उसी होटल के नाम से ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में कहते हैं। वस्तुओं का प्रवाह, अंग्रेजों के शासन के समय गेहूं, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी कपड़े भारत से इंग्लैंड जाया करते थे, उसी को बोलते हैं वस्तुओं का प्रवाह। श्रमिकों का प्रवाह, अब उल्टा कर लो, भारत से सस्ते श्रमिक लेबर इंग्लैंड के अंदर जाया करते थे काम करने के लिए बागानों में, नील के, कॉफ़ी के, चाय के इत्यादि के। होसे क्या है? दक्षिणी अमेरिका में एक देश है जहाँ पर मुहर्रम के समय एक जुलूस निकला करता था, उसी का नाम है होसे। G77 ये विकासशील देशों का समूह है जिन्होंने आर्थिक विकास के लिए आवाज़ उठाई। वीटो क्या होता है? वीटो एक विशेष प्रकार का अधिकार है। वीटो क्या है? एक विशेष प्रकार का अधिकार है। इसमें क्या है? कोई बात पर असहमति होने पर एक देश ही अगर आवाज़ उठा दे तो वो प्रस्ताव क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। ये वीटो पावर विश्व में 5 देशों को मिली हुई, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस। आयात शुल्क, किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स, उसे बोलते हैं आयात शुल्क। विनिमय दर, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की मुद्राओं को जोड़ना। मतलब अगर आप किसी अमेरिका से एक वस्तु ले रहे हो तो आप उसको भुगतान है वो डॉलर में करोगे, और अमेरिका अगर आपसे कोई वस्तु ले रहा है तो वो आपको भुगतान रुपये में करेगा, उसे बोलते हैं विनिमय दर। चलिए कुछ छोटे मोटे प्रश्न करते हैं। तो पहली बार मैंने इस प्रयास किया है, अगर ये प्रयास आपको पसंद आए तो भाई लाइक कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। तो आप अपने पाठ पढ़ चुके हैं 1914 से 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मित्र राष्ट्र, दूरी राष्ट्र। यहाँ मित्र राष्ट्रों के नाम पूछे हैं तो इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका। फिर अल डोरडो क्या है?
अल डोरडो क्या है? अल डोरडो कि अमेरिका महाद्वीप में, अमेरिका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक कहानियाँ चलती है, किंवदंतियाँ चलती है। किंवदंती बोलते हैं ऐसी चीज़, कहानियाँ जिनका कोई प्रूफ नहीं है, बस चली आ रही है। उसके अनुसार सोने के शहर को बोलते हैं अल डोरडो। अब किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक में वीटो पावर है? तो कंट्री कौन सी है? अमेरिका। नेक्स्ट है, लगभग 500 साल पहले किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? मतलब ऐसी फसल जो आज तो अपने बहुत यूज़ कर रहे हैं, पर हमारे 500 साल पहले, 700 साल पहले, 1000 साल पहले हमारे पूर्वज उसको नाम भी नहीं सुना होता। तो फसल थी कौन सी? आलू की। कौन से दो आविष्कारों ने 19वीं सदी को पूरा चेंज कर दिया? तो एक तो बाप का इंजन और एक है रेलवे। फिर 1928 से 34 के बीच भारत में गेहूं की कीमतों में इतनी कमी क्यों आई? महामंदी के कारण। अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की? कोलंबस ने की। उस यूरोपीय देश का नाम लिखो जिसने अमेरिका पर विजय प्राप्त की थी, वो है कंट्री स्पेन। तो इस तरह विद्यार्थियों अपना आज लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। 2 वीडियो हमने ये लेसन 4 पढ़ा, कल अपने पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर किताब वाले। तो विद्यार्थियों दोनों वीडियो देख लेना, तो कल अपने जब क्वेश्चन आंसर करें तो हमें उनके उत्तर करने में कोई परेशानी नहीं हो। हम जब उसका उत्तर बताएं तो आपको लगे भी हाँ हमें पढ़ा तो हुआ है, याद हो या ना वो अलग बात है। विद्यार्थियों एक कोरोना टाइम चलेगा तो अपने पढ़ाई को ख़राब नहीं करेंगे, अपने लगातार पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ताकि जब भी स्कूल खुले तो अपने यूँ हो कि अपना ना यहाँ भाई इन 2 महीनों में 3 महीनों कुछ किया है, ऐसा नहीं हो जब स्कूल में घुसे हैं तो हमें ध्यान नहीं हो कि पाठ का नाम क्या है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। अगर आप पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।